हेलो स्टूडेंट, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका जो चैप्टर चल रहा था ये 8वें नंबर का, जिसमें हम पवन तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से हमने कुछ पॉइंटों को पढ़ लिया था। अब आपका 8.3 जो पॉइंट है, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्या होता है? गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, यानी कि जैसे ही हम वायु को गर्म करते हैं तो वो प्रसार का मतलब वो फैलती है। क्रियाकलाप 8.5 से इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। एक क्वथन नली। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। क्या करना है? एक क्वथन नली लेनी है और उसके मुख पर गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। क्या करना है? गर्म जल डालना है। गुब्बारे लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। क्या रहना है? जो क्वथन नली है जिसमें गुब्बारा लगाया हुआ है, वो उस बीकर में जो जल भरा हुआ है उससे क्या रहनी चाहिए? बाहर रहे। चित्र 8.6। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। इसे क्या करना है? कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए। क्या करना है? अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। अब देखिए, हमने देखा कि गर्म जल की जो वायु होती है, देखिए सबसे पहले में क्वथन नली के मुख पर बंधा हुआ गुब्बारा है। जैसे ही उसको गर्म जल में, इस क्वथन नली, इसके अंदर जो बीकर है उसमें गर्म जल डाला जाता है, तो गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली, तो इसमें आपने देखा कि जो गुब्बारा इस आकृति में था उसमें क्या हो गया? प्रसार हो गया, यानी कि वो फूल गया। लेकिन जैसे ही बर्फ के ठंडे जल में इस क्वथन नली को डाला जाता है तो गुब्बारा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, यानी कि अंदर की ओर क्या हो जाता है? धंस जाता है थोड़ा। क्योंकि हमें पता है कि गर्म किए जाने पर जो वायु है उसका क्या हो जाता है? प्रसार हो जाता है। ऐसा ही इस प्रयोग के द्वारा आपने देखा भी है कि गर्म जल से क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है, जबकि ठंडे जल में गुब्बारा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार आपने समझा। यहाँ से और भी कुछ क्रियाकलाप हैं, उनको भी हम समझते हैं। यहाँ से गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अब देखिए, गुब्बारे के आकार में आपने परिवर्तन देखा और उसको क्या किया? नोट कर लिया। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपने जो क्रियाकलाप किया है उस क्रियाकलाप को अच्छे से समझते हुए अब इन क्वेश्चनों के आपको आंसर अपने आप से समझने हैं। क्वथन नली में गर्म जल में रखने पर, यानी क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है, यानी कि धंस क्यों जाता है? सिकुड़ क्यों जाता है? क्या हम पहले परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की जो वायु होती है, जो वायु के जो कण होते हैं, गर्म होने पर तो प्रसार हो रहा था, लेकिन ठंडी करने पर उनमें प्रसार ना होकर के वो क्या हो जाते हैं? एक स्थान पर इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वायु जो है वो ठंडी होकर भीतर की ओर क्या करती है? एक स्थान पर इकट्ठी होने से क्या हो जाता है? जो गुब्बारा है वो पिचक जाता है। संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता
मिलेगी। क्रियाकलाप 8.6 क्रियाकलाप 8.6 में हमें और एक इसके बारे में और अच्छे से अधिक समझना है। इसमें समान माप की कागज की दो खाली थैलियाँ, किसकी? कागज की। कागज के दो खाली कप लीजिए, या तो कागज की दो खाली थैलियाँ या कागज के दो खाली कप। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के दो किनारे से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियाँ अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। किसकी ओर रहे? नीचे की ओर रहे। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा यह ध्यान रखें कि उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। चित्र 8.7 अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। अब इस चित्र को हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चित्र संख्या 8.7 ऊपर उठती हुई गर्म जलवायु। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि दो कागज की थैलियाँ ली गई हैं, जिसको कि एक धातु की छड़ या लकड़ी के सहारे दोनों को धागे से बांध देते हैं, ठीक है, तराजू की एक आकृति के समान। अब क्या करते हैं कि एक थैली के नीचे एक मोमबत्ती को जला करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोमबत्ती के आसपास की जो वायु है वो गर्म हो जाती है, और गर्म वायु जब इस थैली में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो ये क्या करती है, थैली को क्या करती है, ऊपर की ओर उठा देती है। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? बिल्कुल उठती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है? क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि चित्र में आपने देखा कि जैसे ही वायु को गर्म करते हैं तो वायु जैसे ही इस कागज की थैली में प्रवेश करती है, तो ये जो कागज की थैली है ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इससे यह पता लगता है कि गर्म वायु क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर की ओर ये थैली को बढ़ा देती है, जबकि दूसरी थैली में क्या होती है, वायु ठंडी है, जिसके कारण जो थैली है वो नीचे की ओर आपको झुकी हुई दिखाई देती है। वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? यह याद रखना कि भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म जैसे ही करते हैं वायु को तो उसका क्या हो जाता है, प्रसार, और वह अधिक स्थान घेरती है। जैसे ही वायु को गर्म करते हैं तो वो अधिक दूरी तक उसके जो कण होते हैं वायु के अधिक स्थान को घेरते हैं। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है, जैसे कि आपने गुब्बारे में देखा, गुब्बारे का जो आकार था, जैसे ही उसको गर्म किया, गर्म वायु उसके अंदर प्रवेश की, तो गुब्बारे का आकार क्या हो गया, बढ़ जाता है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। कैसी? गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। क्या होती है कि जैसे ही ऊपर उठती है, ऐसी स्थिति में उस स्थान का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है, और वायु में जो संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। ऊष्मा वाला जो चैप्टर था अध्याय 4, उसमें हमने ऊष्मा के गति के बारे में, यानी कि पवन जो होती है उसके बारे में पढ़ा था कि गर्म वायु कैसे
समुद्र की ओर जाती है, समुद्र से कैसे वायु थल की ओर आती है, और आगे भी इसमें हम 8.4 क्रियाकलाप के अंतर्गत उस सभी को अध्याय 4 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पढ़े थे उसको और अच्छे से समझेंगे। 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ कौन कौन सी है, उन स्थितियों के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली स्थिति है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र हैं या ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें असमान रूप से गर्म होना, यानी कि वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो गर्म क्यों होती हैं ज़्यादा। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा, क्या सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, यानी कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु, यानी कि इस क्षेत्र की जो वायु है गर्म हो जाती है, गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। क्या होती है? गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का जो प्रवाह है ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का जो प्रवाह है 30 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। थोड़ा सा चित्र को देखते हैं और समझते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे बीच वाली जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा, इस पर क्या होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश और ये यहाँ पर दूसरी जो रेखा है 30 डिग्री अक्षांश पर होती है। कितने पर? 30 डिग्री अक्षांश पर। इधर भी ये 30 डिग्री अक्षांश, ऊपर और नीचे 30-30 डिग्री। फिर उसके बाद ये 60, ये वाली 60। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ने के कारण ये स्थान, यहाँ का आसपास का जो स्थान होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण क्या होता है कि यहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वह वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर होता है दक्षिण। आपका उत्तर और दक्षिण से जो ठंडी वायु होती है वो उस भूमध्य रेखा की ओर क्या करती है? नीचे की ओर आती है, दोनों साइड से भूमध्य रेखा की ओर गति करती है। और जो भूमध्य रेखा पर जो गर्म वायु है वो उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर और दक्षिण की ओर गति करने लगती है। चित्र 8.8 में पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न आपको दर्शाया गया है। इसमें पहली पूछ रही है, मैं यह समझ नहीं पा रही कि चित्र में दिखाया गया पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण और दक्षिण उत्तर जो होता है वो पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उसके कारण उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। खा जो पॉइंट है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।